हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा गुरुत्व के अधिनियम। घटना चक्र एमसीक्यू फॉर्मेट में हम दो वीडियो में कर रहे हैं। एक तो 2022 तक के जो भी क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं घटना चक्र, उन सबसे रिलेटेड है, और एक सिर्फ 2023 और 24 में का है जो अपडेटेड है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिर्फ 23 और 24 और 25 में जो आए हुए हैं उसका अलग से है, सेम टॉपिक पे। तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये ऐसा इसलिए है अलग से क्योंकि जिन्होंने 2018 तक, जिनके पास 2022 तक की घटना चक्र है, उन्होंने किया हुआ है, तो डायरेक्ट इस पर स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो ये न्यूटन ने बताया था, लेकिन इसमें बोल रहा है कि न्यूटन से पहले ही बता दिया था। तो वो ब्रह्मागुप्त थे, वो ब्रह्मागुप्त। जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा टाइम लगाने वाला क्वेश्चन नहीं होगा उसको डायरेक्ट करेंगे। बस ये जान लीजिए कि ब्रह्मागुप्त गुप्तोत्तरकालीन थे, एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने ही रचना की थी किसकी? ब्रह्मागुप्त सिद्धांत की। तो ब्रह्मागुप्त सिद्धांत में क्या है? उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऊपर क्वेश्चन में ही है ना, आइजैक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। सेम गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको बस हम एक नज़र से देखते हुए चले जाएंगे। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों नहीं खड़े रह सकते? निर्वात वैक्यूम, वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते अंतरिक्ष यात्री? क्या रीज़न है? क्या उसमें गुरुत्व नहीं होता, या वायुमंडल में श्यानता बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है? तो क्या होगा? क्योंकि वायुमंडल में गुरुत्व नहीं होता, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशियों से और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहां से एक सेब छोड़ा जाता है, तो सेब क्या होगा? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जा रहा है, जो ऑलरेडी चक्कर लगा रहा है तो उससे सेब छोड़ा जा रहा है, तो क्या होगा? वो सेब क्या पृथ्वी पर आके गिरेगा? पहली बात तो सेब है कहाँ, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कम गति से गतिमान रहेगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा, तो क्या होगा इनमें से? आंसर आंसर होगा सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा सेब, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अभाव से सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है ना, नीचे की तरफ आता है, क्योंकि ऊपर गुरुत्वाकर्षण है अंतरिक्ष में, इसलिए उसी गति से गतिमान रहेगा। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? क्या रीज़न है इनमें से पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है वो तल के अंदर ही रहती है। ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर ही रहती है, उसका मेन सेंटर ऑफ पॉइंट है जो गुरुत्वाकर्षण का, वो उसी तल के अंदर है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ बिंदु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है, संकेंद्रित इकट्ठा होता है उसी बिंदु पर। गुरुत्व बिंदु की बात करें, एक पॉइंट है जहाँ पर उसका पूरा द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा अगर उसके तल से भी जा रही है, यहाँ पे पीसा का मीनार है, मान लिया ये गुरुत्व केंद्र है, तो इस यहाँ से जाने वाली रेखा इसके तल से भी होकर गुजरती है, तब तक कोई वस्तु स्थिर रहती है। अभी तक पीसा की मीनार गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के तल के अंदर रहती है, यही कारण है कि वो नहीं गिरती। आगे ये भी बता रहा है कि अगर मीनार को और अधिक झुका दिया जाए तो वो गुरुत्व केंद्र से बाहर हो जाएगा और मीनार जो है गिर पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी होती है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जितनी है उसके स्थान पर दुगनी कर देते हैं, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वह क्या होगा? इनमें से क्या होगा? दो खगोलीय पिंडों के बीच की फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? जी, मास 1 मास 2 और उन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, उन दोनों के बीच की जो दूरी है r²। अब इसने बोला हुआ है कि अगर हम क्या दुगना कर देते हैं इसके स्थान पर, उनकी दूरी दुगनी कर देते हैं,
तो ये m1 m2 मास तो सेम होगा, तो इसे मैं k लिख लूँ, कांस्टेंट होगा, इसे मैं k लिख लेती हूँ फटाफट कि कोई भी वैल्यू आएगी कांस्टेंट ही आएगी। एक बार r की वैल्यू 1 ले लेते हैं हम, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये F1 फोर्स 1 तो क्या आ गया, k अपॉन में 1, कि उनकी बीच की दूरी 1 मान लिया मैंने, ठीक है। और फोर्स 2 में उसकी दूरी देखते हैं, यहाँ पे करते हैं फोर्स 2 में उनकी बीच की दूरी मैं अब ले रही हूँ 2, दुगनी कर रहे हैं ना, 1 है, 1 का दुगना क्या होगा 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स 1 और फोर्स 2 के बीच में उसने फ़र्क पूछा हुआ है कि क्या आएगा। फोर्स 1 है k अपॉन 1, फोर्स 2 है k अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे मैं करती हूँ फोर्स 1 क्या है k अपॉन 1 और फोर्स 2 क्या है k अपॉन में 4। तो ये हम सोल्व कर रहे हैं कि फोर्स 1 और फोर्स 2 क्या है। इसे कैसे सोल्व करेंगे, k अपॉन 1 k अपॉन 1 और k अपॉन 4 को, ये k अपॉन 1 और ये 4 ऊपर आके क्या हो जाएगा 4 अपॉन में k, तो k से तो k कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा दोनों के बीच में क्या, फोर्स 1 अपॉन में फोर्स 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, केवल 4, मतलब फोर्स 1 अपॉन में फोर्स 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, केवल 4, ठीक है। ये 4 अपॉन में 1, ये रहा, बात एक ही है, 1 लिखे ना लिखे, मतलब हमारा जो फोर्स है जो पहले है वो सेकेंड टाइम में 4 टाइम्स हो रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन में किसके कंपेयर में पूछ रहा है, ये हमारा इक्वेशन आ गई कि फोर्स 1 के कंपेयर में पूछ रहा है, फोर्स 2 के कंपेयर में, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या पूछ रहा है वो। उसने पूछा है कि अब क्या बताना है, उनके स्थान पर दुगनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा। सबसे पहले क्या है कि हमने उसका दूरी बढ़ा दी है, तो क्या वो 4 टाइम्स होगा या 1 अपॉन में 4 होगा, ये बताओ पहले, ये होगा या ये होगा। हमने उसकी दूरी बढ़ा दी है, तो कभी भी जो पहले फोर्स था वो ज़्यादा था, फोर्स 1। अब फोर्स 2 क्या होगा, अब अभी का फोर्स क्या होगा, फोर्स 2, ये 4 इधर आके क्या होगा, क्योंकि फोर्स 2 के बारे में बात कर रहा है वो, तो F1 अपॉन में 4 अपॉन में आ जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। 1 अपॉन में 4 टाइम्स नहीं, 1 अपॉन 1/4 हो जाएगा, 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, 4 टाइम्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 4 टाइम्स तो नहीं होगा, पहली बात तो फोर्स 2 के बारे में पूछ रहा है कि बाद में क्या होगा। दूसरी बार क्या है कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, मान लो कन्फ्यूज हो रहे हो, तो आप फटाफट क्या कर सकते हो कि हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया है भाई, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, उसका फोर्स कम होगा, डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, फोर्स कम होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, कहाँ गया है, ये रहा फॉर्मूला, क्या लिखा है कि जो फोर्स है वो जो आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर हम आर बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, आगे चलते हैं। नंबर 9 है, यदि एक पंख रबड़ की गेंद एक लकड़ी को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो क्या होगा। निर्वात मतलब वैक्यूम है, वहाँ पे हवा या रेजिस्टेंस, किसी चीज़ का रेजिस्टेंस नहीं है, एक साथ गिरा रहे हैं, तो इसमें से क्या होगा, क्या वो एक साथ पहुँचेंगे, अलग अलग पहुँचेंगे, इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमारा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू में एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इंटू में एक्सीलरेशन। तो ए क्या होता है, जब फ्री फॉल कोई वस्तु गिरती है तो उस पर स्पीड क्या होगी उसकी, एफ, ये ए की वैल्यू निकालते एफ अपॉन में एम, ये ए आ गया हमारा, ठीक है। अब फोर्स क्या लग रहा है उस पर, फोर्स लग रहा है उस पर एम जी एच, हाइट से गिर रहे हैं हम, ए हम उसकी स्पीड निकाल रहे हैं। फोर्स क्या है, एम जी एच, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है, और ये एम हम इसको ए एसिलेशन के फॉर्म में, क्या हो गया, हम इसको एसिलेशन के फॉर्म में, मतलब स्पीड एक तरह से निकाल रहे हैं, इसकी स्पीड की फॉर्म में निकाल रहे हैं वैल्यू। तो सेम हाइट है, ये एम से तो एम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और हाइट सेम है, हाइट में कोई अलग अलग स्थान से हम गिर नहीं रहे, तो हाइट सेम है तीनों के लिए, तो हाइट ये कैंसिल आउट कर देते। तो इसमें क्या आ जाता है कि जो जी है वो एक इक्वल आ जाता है, और जी की वैल्यू क्या होती है, हाइट से किसी चीज़ के लिए गिरने के लिए। तो मतलब जो उसकी स्पीड है ना पहुंचने की तीनों की, वो सेम होगी, ठीक है, जहाँ भी होंगे वो तीनों एक ही साथ आएंगे, तो तीनों ज़मीन पर एक साथ गिरेंगे। आपको ये समझ में नहीं आया तो नहीं समझना है, आपको सीधे ये ध्यान रखना है, निर्वात बिना किसी रेजिस्टेंस के, उसको कोई रोक नहीं रहा है, निर्वात का मतलब वैक्यूम का मतलब यही है कि हवा का कोई असर नहीं है, और एक ही ऊंचाई से गिरा रहे हैं, फ्री फॉल एक ही ऊंचाई से अगर हम तीनों को गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिखाती हूँ कि अगर
सेम एक्सेलरेशन जो मैंने ए की वैल्यू निकाली है, ठीक है, एक समान एक्सेलरेशन से फ्री फॉल किसी वस्तु को गिराते हैं, क्योंकि वो वैक्यूम में है तो एयर रेजिस्टेंस तो नहीं है, उनके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, इसलिए वो तीनों जो है एक ही गति से गिरेंगे और सतह पर एक साथ पहुंचेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, ठीक है। और अगर किसी के दिमाग में हो कि नहीं पंख पहले पहुंच जाएगा और ये, तो वो हवा रोक नहीं रही है। अगर यही क्वेश्चन ये आए, निर्वात ना हो और मतलब हवा में गिर रही है, ठीक है, तो फिर द्रव्यमान के हिसाब से पहले पहुंचेगा कि जिसका द्रव्यमान, रबड़ की गेंद पहले पहुंचेगी, फिर लकड़ी की गेंद पहुंचेगी, फिर ये पहुंचेगा, इस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिसका वेट ज़्यादा होगा वो पहले पहुंच जाएगा, अगर वो एयर रेजिस्टेंस, हवा का रेजिस्टेंस उसके ऊपर लग रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यही है, लकड़ी, मोम है, ये है, समान आकार है उनकी और समान ऊंचाई है, सेम समान आकार समान ऊंचाई, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो वही पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो पृथ्वी पर क्या होगा? तीनों एक साथ पहुंचेंगे। सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं, बस वो नाम चेंज कर दिया है इसमें। ये क्वेश्चंस हमने, अच्छा ये क्वेश्चंस कर लिया हमने। भूमि पर वही वो दोनों एक साथ गिरेंगे, ठीक है, जो अभी क्वेश्चन पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13, कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। बिल्कुल ठीक है। ये कारण दिया हुआ है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, सही तो है, लेकिन ढंग से एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा। ये क्या है यहाँ पे? कारण ये नहीं है, चंद्रमा पर मानव का वजन, मान लिया कि आपका वजन है कोई ए, सी लिख रही हूँ, ए चंद्रमा, ठीक है, ए ई ये अर्थ है, ए अर्थ पे उसका वजन मान लिया 60 kg है। तो चंद्रमा पे ए सी, चांद लिख देती हूँ सीधे, ए सी पे वजन उसका क्या होगा? उसका 1/6 हो जाएगा। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1/6 हो जाएगा, मतलब वो कितने केजी का रह जाएगा? अगर वो 60 kg का पृथ्वी पर है तो 1/6 मतलब 10 kg का रह जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का जो जी है, स्मॉल जी, पृथ्वी का जो है वो क्या है? 9 पॉइंट, अभी ऊपर करते आ रहे 9.8 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब ये उसका 9.8 मीटर पर सेकंड। जबकि जो चंद्रमा का जी है, चंद्रमा का जो जी है वो क्या है? वो है इसका 1/6, जो गुरुत्वाकर्षण है उसका 1/6 है, 1/6। इसको कैंसिल आउट करो, लगभग कितना आ जाएगा तुम्हारा? 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 1.6। जो चंद्रमा का जी है वो पृथ्वी से 1.6 गुना कम है। तो ये क्या पूछ रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कारण इसलिए गलत है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण तो है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नहीं है ये बोला हुआ है इसमें कि ऐसा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण तो है चंद्रमा पर लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम है, इसलिए कारण गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वही एक्सेलरेशन की बात पूछ रहा है कि विनाशकारी, तो 9.8 ये कहाँ से निकल के आएगा? इसी से। तो विनाशकारी जो होगा वो 980 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक होगा। तो यही दिया हुआ है कि इससे ये मीटर में ये होता है और गुरुत्व के कारण त्वरण का मान ये सेंटीमीटर है, ये मीटर में होता है, ठीक है। एक वस्तु का जो पृथ्वी पर द्रव्यमान है 100 kg है। जी की वैल्यू लगभग 10 सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं, ये बोला हुआ है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 यूज़ कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ सकते हैं, ये बस आईएएस में आए हुए हैं, वो भी काफ़ी पहले। तो चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो है वो इसका 6th होगा, जी का 1/6 होगा। तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? जो 100 kg ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, मास जो होता है, कहते हैं ना मास को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जाता है। वेट में फ़र्क होगा, वेट अलग, भार अलग चीज़ है, ठीक है। वेट अलग चीज़ है, भार में फ़र्क होगा। द्रव्यमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्थिर रहता है, ठीक है। यही चीज़ लिखा हुआ है कि किसी के द्रव्यमान पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्थिर रहता है। भारहीनता होती है। भारहीनता कब होती है? जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति हो, तब भार, यहाँ वेट मास की बात नहीं की जा रही, भारहीनता की बात की जा रही कि वो अपना भार जो है बिल्कुल शून्य महसूस करेगा। तो कब होगा? जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति बिल्कुल शून्य हो, ठीक है, तब उसको लगेगा। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाता है। जैसे वेट का फॉर्मूला mg होता है, वही हम बार बार कर रहे हैं कि वेट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू में g। तो वेट, भार वेट को बोलते हैं और मास अलग चीज़ है, यही बता रही थी कि मास अलग चीज़ है। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाता है, जी से कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसको वेट ज़ीरो महसूस होने लगता है। और जी से कैंसिल आउट कब होगा? कि जब उसको क्या लगता है कि जो उसका वस्तु पर लगने वाला, ऊपर की ओर लगने वाला बल जो है संतुलित हो जाता है, कि जितना बल ऊपर की ओर लगता है उतना ही बल नीचे की ओर लगता है। तो इसमें क्या है कि प्लस जी माइनस जी कैंसिल आउट हो जाता है। यदि ऊपर की ओर प्रक्षेपित बल वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर देते हैं तो भार शून्य लगता है। इसमें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, वही दिया हुआ है। पृथ्वी पर अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हम अनुभव? क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। सापेक्ष गति देखते हैं कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। इस कारण से हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति जो है उसकी अपेक्षा हमारी गति जो है बिल्कुल शून्य है। यही कारण है कि हम तेज गति को अनुभव नहीं करते। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो क्या परिणाम सही होगा? क्या वस्तु का भार शून्य हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो क्या वस्तु का भार शून्य हो जाएगा? लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम भी जानते हैं। वस्तु का द्रव्यमान शून्य होगा, द्रव्यमान शून्य होगा, ये वाला ऑप्शन तो पहले काट देना। द्रव्यमान शून्य कभी नहीं होगा। द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट कर देना। द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट। द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसका आंसर सीधे ऑप्शन ए आ गया ये, ठीक है, कि द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास उसका वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गिरता क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन हो जाता है? नहीं, वो पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित करके रखती है, तभी तो वो घूम रहा होता है पृथ्वी पर। तो ये तो गलत है। चंद्रमा का आकर्षण निष्क्रिय हो जाता है इसलिए नहीं, ये भी रीज़न नहीं है। तो उसकी नियति चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, ये हम मान सकते हैं, ठीक है। अभी हम सही ऑप्शन तक नहीं जाते, नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण, मतलब जो आवश्यक स्पीड है वो जी है। त्वरण का मतलब आवश्यक जी की वैल्यू है, एक्सीलरेशन की वैल्यू है, क्या वो प्रदान करता है? इसलिए तो आंसर यही है। दोनों में से आंसर कौन सा सूटेबल लग रहा है? ये कि उसकी गति के लिए जो आवश्यक त्वरण है वो प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी इसका है। यही आंसर दिया हुआ है, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है इसमें। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण करता है? अपने अक्ष पर एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है ना किसी को, तभी तो चक्कर लगा रहा है। तो किस लिए ऐसा कर रहा है? क्योंकि पृथ्वी का केंद्र अपनी तरफ उस चीज़ को खींच रहा है, तो केंद्राभिमुखी बल। अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। पहले ही बता रहा है कि एक उपग्रह, भू उपग्रह जो है कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के कारण होता है या उसके प्रभाव से होता है। तो जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है इसमें से? उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से जो उनको निरंतर गति है वो प्राप्त होता है। तो क्या उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से प्राप्त होता है उनको, या पृथ्वी पर उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल? यह आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं। सूर्य
द्वारा उपग्रह पर लगाया जाने वाला, यहाँ पे सूर्य की बात, पृथ्वी की बात चल रही है तो इसको तो हटा देते हैं। और उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन दोनों में से देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। तो पहले तो कैंसिल आउट कर देंगे हम, ठीक है, कि रॉकेट इंजन से कब तक उनको मिलता रहेगा, ये तो गलत है। और पृथ्वी और कौन सा, सूर्य द्वारा। तो ऑप्शन ए और सी तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। आंसर किस में से होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा, इनमें से होगा। अब इनमें से सबसे सही आंसर कौन सा लग रहा है, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से, या पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर, पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, ठीक है। ऐसे एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं एग्जाम में आप। सेम ऊपर जो व्याख्या है वही कह रहे देखने के लिए। पृथ्वी के ज्ञात बलों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। गुरुत्व बल है, विद्युत चुंबक बल है, दुर्बल नाभिक बल है, प्रबल नाभिक बल है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन ए सबसे प्रबल है, सबसे दुर्बल गुरुत्व बल होता है, इसमें से सबसे दुर्बल होता है, प्रबल नहीं होता। तो ऑप्शन ए ही गलत है। इसने बोला सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है, ठीक है। सबसे प्रबल नहीं, सबसे दुर्बल बल होता है ये। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, वही आंसर दिया हुआ है। 4 आधारभूत बलों में जो गुरुत्व बल होता है वो सबसे क्षीण बल, कमजोर बल होता है, जबकि जो प्रबल बल होगा वो नाभिकीय बल होगा, ठीक है। यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम होगा, कब। आप सोचो लिफ्ट में जा रहे हो तो आपको कब लगता है, जब वो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा होता है, तो एकदम से जिस टाइम वो ऊपर की ओर शुरू हो रहा होता है, हमें लगता है ना कि हमें किसी ने उठाया है, भार हमें महसूस होता है। तो ऑप्शन ए है कि जब लिफ्ट तेज गति से ऊपर की ओर जा रही होती है तब हमें भार अधिक महसूस होता है। लोलक की कलावधि किस पे निर्भर करती है, लेंथ पे, लेंथ पे निर्भर करती है। लोलक पेंडुलम, उसकी कलावधि। और ये क्वेश्चंस बहुत आए हुए, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन में जी, फॉर्मूला याद रखना है। आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे। सेम गर्मियों में जो लोलक है सुस्त हो जाती है क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ये उसकी लेंथ जो है बढ़ जाती है, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं क्या है। एक लड़की है झूले पर बैठी हुई है, इससे समझ में आ जाएगा आपको लोलक जो समझ में नहीं आ रहा है, पेंडुलम। झूले पर बैठी झूल रही है। अब वो लड़की खड़ी हो जाती है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैंने ऐसे ही खड़ा कर दिया इसको, ठीक है। ये खड़ा कर दिया मैंने इसको, और ये बैठी हुई है, ये बैठी हुई है और ये खड़ी कर दी मैंने। तो अब इसमें से फ़र्क पूछ रहा है कि जब लड़की झूले पर बैठी है, ये बैठी हुई है, ठीक है, तो उसका जो झूले पर बैठी है तो उस लड़की के खड़े होने पर आवर्तकाल कम होगा बढ़ेगा, क्या होगा। आवर्तकाल समय पूछ रहा है, कम होगा बढ़ेगा, क्या होगा। फिलहाल तो यहाँ बैठी हुई है तो यहाँ पे उसका भार जो है यहाँ लगेगा। और अभी इसकी दूरी कितनी है लड़की की, अभी इसकी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक भार लगेगा। तो लेंथ एल ये है, और जब वो खड़ी हो जाएगी तो उसकी एल कम हो जाएगी, उसका भार उसकी कमर के आसपास आ जाएगा, और ये एल। तो यही पूछ रहा है कि आवर्तकाल जो है, जो उसका समय है वो क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा। अगर वो खड़ी होगी तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, ठीक है। और ये टाइम है, तो उसकी लेंथ जो है, यहाँ पे देखिए जो टाइम है, आवर्तकाल का मतलब टाइम ही पूछ रहा है ना, तो जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है ना। तो अगर वो लेंथ जो है कम होगा तो टी भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही हुआ है कि वो खड़ी हो गई है तो उसकी जो लेंथ है ना टोटल, वो कम हो गई है पहले से। तो इसलिए जो आवर्तकाल, मतलब काल का मतलब क्या, टाइम, तो टाइम भी कम हो जाएगा, ठीक है। यही है, खड़े होने पर जो एल की वैल्यू है वो कम हो गई, इसी के कारण से उसका टाइम भी कम हो गया। ये रीज़न दिया हुआ है इन्होंने। ये IAS 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा। एक गोला माध्य स्थान से गुजरता है और त्वरण शून्य होता है। सबसे पहले रोंग पे जाएंगे कि हमें सबसे पहले रोंग क्या लग रहा है इसमें। एक आवर्तन गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है कि अगर ऐसे ऐसे कोई चल रहा है तो 2 बार कि सेम अपने उच्च पॉइंट को प्राप्त करेगा, ये बोल रहा है, ठीक है।
और दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर है तो उसकी गति शून्य या त्वरण शून्य। जब चरम स्थिति पर है उसकी गति शून्य होगी या सबसे तेज होगी? सबसे तेज होगी। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गया थर्ड। तो थर्ड को एलिमिनेट करते हैं पहले हम। ये आंसर इसमें से तो नहीं होगा, मतलब आंसर इन दोनों में से है। इन दोनों में से आंसर है 1 और 2 तो दोनों में है। हमें देखना है ऑप्शन 4 देखना है कि ये सही है या नहीं है। ऑप्शन 4 देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है। हाँ, अभी हमने ऊपर किया ना कि समय के साथ जो दोलन आयाम है वो कम होता जाता है। मतलब इसमें ये दोलन आयाम की बात कर रहा है। ये कि मान लिया स्प्रिंग है या फिर कोई भी वो झूला है, तो समय के साथ पहले उसने इतनी दूरी तय की, ठीक है, एक ही जगह पे होगा, मैं अलग अलग बना रही हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। कैसे? वो बोल रहा है कि उसका दोलन आयाम, पहले कोई झूला या स्प्रिंग है, इतनी दूरी तय की उसने पहली बार में, दूसरी बार में इतनी दूरी तय की, फिर कम कम करते करते वो रुक जाता है। तो क्या उसका आयाम जो है वो कम हो रहा है? तो हाँ, वो कम हो रहा है। तो 4 बिल्कुल ठीक है। तो 1 एंड 2 तो हमें पता था कि 1 एंड 2 तो ठीक है ही है, तो 4 ठीक है। तो ऑप्शन हम किस पे आ गए? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, पहले आप रॉन्ग स्टेटमेंट देखा कीजिए, उसके बाद सही पे जाया कीजिए, बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है शीतकाल में क्योंकि उसकी लेंथ जो है सिकुड़ जाती है। देख लेते हैं एक बार। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह सुस्त होती है या फिर वही लेंथ के ऊपर। पृथ्वी का पलायन वेग याद होना चाहिए हमें 11.2 मीटर पर सेकेंड, कि अगर हम किसी वस्तु को इस स्पीड से फेंकते हैं तो वो पृथ्वी से पलायन कर जाती है। ठीक है, मतलब पृथ्वी के कक्ष से, पृथ्वी का जो भी कक्ष है उससे दूर चली जाएगी, फिर वो वापस नहीं आएगी पृथ्वी पर। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए, ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी से वापस ना आए पृथ्वी पर, इसके लिए हमें इस स्पीड से फेंकना पड़ेगा 11.2 मीटर पर सेकंड, तो पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। देख लेते हैं आप इसका आंसर, ये रहा ऑप्शन बी आंसर है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, ये पूछ रहा है। तो क्या सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, क्या इस कारण? नहीं। पृथ्वी के निकट है, इस कारण? नहीं। पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वायुमंडल नहीं होने का कारण पूछ रहा है, तो पृथ्वी पर परिक्रमा करता है, इससे क्या मतलब है कि वायुमंडल नहीं है? तो ऑप्शन 3 गलत है। तो हमें नहीं भी पता, तो हमें ये पता है कि यही आंसर होगा कि गैस के अणुओं का पलायन वेग जो है उसके मूल वेग से कम होता है। जो गैस के अणुओं का पलायन वेग जो है, उसके गैस के अणुओं का पलायन वेग इतना होता है कि वो चंद्रमा के कक्ष से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है। उनके गैस जो भी है वायुमंडल में, चंद्रमा का जो वायुमंडल है वहाँ पे गैस के अणुओं का पलायन वेग ही इतना होता है कि वो उसके कक्ष से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है चंद्रमा का पलायन वेग, देखिए कितना है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, तथा धरती पर पलायन वेग इतना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण, चंद्रमा पर पलायन वेग जो होता है वो गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ से पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं वहाँ से, इस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल रुकता ही नहीं है, संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, कारण क्या है? कि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ये पूछा हुआ है कि ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षीय कारण के कारण होता है। हाँ ठीक है, कि इसी कारण से होता है। अब ज्वाला उत्पन्न होती है तो मोमबत्ती की ज्वाला को क्या है, लगातार क्या मिल रही है नीचे पृथ्वी पर लगातार वायुमंडल मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। वायुमंडल के कारण क्या है कि उसका जो वो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है, संवहन है, ऊपर जा रहा है वो, ठीक, गर्म हवा है, यहाँ पे गर्म हवा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे उसको फिर ऑक्सीजन प्राप्त होता रहता है, यहाँ से गर्म हवा हटती रहती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। तो कारण हो रही है, दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन एक बार दिखा देते हैं आपको, बहुत बड़ा नहीं है, एक बार दिखा देते हैं कि नासा ने अपने प्रयोग के पश्चात स्पष्ट किया है मोमबत्ती की ज्वाला जो है वो गुरुत्वाकर्षण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, बस आप इतना ही कर सकते हैं। भारहीनता किया है क्वेश्चन, शायद ऊपर किया था कि भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा। भार नहीं है, भारहीनता, मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा?
वही रहेगा, ठीक है, अधिक लंबा होगा, गोलाकार हो जाएगा, ठीक है। सेम वही बात बोल रहा है कि वो मोमबत्ती की ज्वाला है, पृथ्वी पर क्या है, भार है, जी की वैल्यू है, वो गुरुत्वाकर्षण है, इस वजह से उसकी लो क्या है, ऐसी होती है, मतलब इस तरह से होती है लो उसकी, ठीक है। क्योंकि वायुमंडल है, गुरुत्वाकर्षण है, तो एक संवहन जो है ना वो बनी रहती है। लेकिन जब यही संवहन बोल रहा है कि नहीं रहेगा, तो क्या होगा, तो वो गोलाकार रहेगा। कारण क्या है, अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था, माइक्रोग्रेविटी या भारहीनता की अवस्था में जो मोमबत्ती की ज्वाला है वो गोलाकार हो जाएगा।